व्हाट इज मैकुलोपैथी। ये एक पार्ट होता है रेटिना का जिसे हम मैकुला कहते हैं। जब मैकुला की इन्वॉल्वमेंट होती है तो एकदम से विजन का लॉस हो जाता है, सडन लॉस ऑफ विजन। जब मैकुला इन्वॉल्व होता है रेटिना का तो उसको कहते हैं हम मैकुलोपैथी। मैकुला का इन्वॉल्वमेंट किन किन कंडीशन में हो सकता है? जब वहाँ पे सूजन हो जाता है मैकुला में, जिसे एडिमा कहते हैं, या फिर हेमरेज ब्लीडिंग हो जाता है मैकुला में, जिसे हेमरेज की वजह से भी हो सकता है विजन का लॉस, या फिर हार्ड एक्सुडेट्स इकट्ठे हो जाते हैं मैकुला के एरिया में, तब भी सडन विजन लॉस हो सकता है। अब देखते हैं कि ये जो माइक्रो एनोरिज्म्स होते हैं, वीनस एबनॉर्मलिटीज होती हैं, हेमरेजेस हो सकती है, एक्सुडेट्स हो सकते हैं, ये विजन को इंटरफेयर नहीं करती है जब तक कि मैकुलोपैथी ना हो जाए, जब तक कि मैकुला इन्वॉल्व ना हो जाए। तो जितना भी माइक्रो एनोरिज्म है, वीनस एबनॉर्मलिटीज है, हेमरेजेस है, एक्सुडेट है, दे डू नॉट इंटरफेयर विद द विजन अनलेस कि उसका मैकुला इन्वॉल्व ना हो जाए। अब सडन लॉस विजन का डायबिटीज में विट्रल हेमरेज की वजह से भी हो सकता है, या हेमरेज आइरस में हो रही है तब भी हो सकता है, या फिर सडन रेटिनल डिटैचमेंट हो गया किसी का, तो इन कंडीशन में भी सडन विजन लॉस होता है। विट्रल हेमरेज, हेमरेज इन द आइरिस, या फिर रेटिनल डिटैचमेंट। अब देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की क्या क्या होती है। सबसे पहले हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखेंगे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी कौन कौन सी होती है डायबिटीज में। सबसे पहले होती है पेशेंट को डिस्टल, सिमेट्रिक, मिक्स्ड सेंसरी और मोटर दोनों इन्वॉल्व होता है, और इसे पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं। जो डिस्टल, सिमेट्रिक, मिक्स्ड सेंसरी मोटर, पॉलीन्यूरोपैथी, ये कॉमनेस्ट टाइप की न्यूरोपैथी होती है डायबिटीज। इसके बाद एसिमेट्रिकल हो सकता है, जिसमें प्रॉक्सिमल मोटर की नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, प्रॉक्सिमल मोटर न्यूरोपैथी, इसे कहते हैं हम डायबिटिक एमायोट्रॉफी भी। ये कॉमनली कौन से मसल को इन्वॉल्व करती है? क्वाड्रिसेप्स मसल को इन्वॉल्व करती है, और अडक्टर मैग्नस मसल को इन्वॉल्व करती है। इसके बाद डिस्टल, सिमेट्रिक, सेंसरी वाली भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है डिस्टली, जिसे सेंसरी पॉलीन्यूरोपैथी। इसके बाद मल्टीपल एसिमेट्रिक मोनोनेराइटिस मल्टीप्लेक्स, इसमें मल्टीपल नर्व्स इन्वॉल्व होती है, सिंगल नर्व इन्वॉल्व होती है, और एसिमेट्रिकली इन्वॉल्व होती है, बहुत ही पेनफुल होता है, इसे कहते हैं एसिमेट्रिकल मोनोनेराइटिस मल्टीप्लेक्स। इसके बाद एक्यूट मोनोन्यूरोपैथी होती है, जिसमें पैरालिसिस हो सकता है थर्ड नर्व का, फोर्थ क्रेनियन नर्व और सिक्स्थ क्रेनियन नर्व, अगर किसी में इन्वॉल्वमेंट हो रही है थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, तो वो डायबिटीज में होती है, जिसकी, या फिर इनमें सडन फुट ड्रॉप भी होता है इन नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और रिस्ट ड्रॉप भी हो सकता है। इसके बाद होता है रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी में क्या होता है कि स्पाइनल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि सप्लाई करती है हमारी चेस्ट वॉल को और एब्डोमेन को। तो इनमें चेस्ट पेन हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, क्योंकि स्पाइनल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है रेडिकुलोपैथी की वजह से। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बाद आप देखेंगे ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कौन कौन सी होती है डायबिटीज में। सो सबसे पहले ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में पेशेंट को होता है हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस। इसमें क्या होता है, ये डेंजरस होता है हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस, बिकॉज पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया के अटैक का पता ही नहीं चलता है, बिकॉज इसमें वार्निंग सिम्टम्स एब्सेंट होते हैं, देयर इज लैक ऑफ वार्निंग सिम्टम्स। तो ये ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में होता है हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस। इसके बाद रेस्टिंग टैकीकार्डिया हो सकता है पेशेंट को, और इसके बाद एब्सेंस ऑफ साइनस अरिथमिया भी नहीं होता है इनमें, और इसमें सडन कार्डिक रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, सडन कार्डिक रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी इन पेशेंट में हो सकता है, बिकॉज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। इसके बाद इनको पोस्टल, या जिसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, वो भी हो सकता है। इसमें होता है क्या कि पोस्टल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है कि इनका सिस्टोलिक बीपी मोर देन 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी फॉल कर जाता है, और डायस्टोलिक बीपी मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी फॉल कर जाता है स्टैंडिंग पोजीशन में। तो इनको हम सबसे पहले स्टैंड करते हैं, 3 मिनट्स के लिए इनको स्टैंड करना है। तो इनका अगर सिस्टोलिक 20 मिलीमीटर से फॉल कर रहा है और डायस्टोलिक 10 मिलीमीटर मर्करी से फॉल करता है, तो उसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करते हैं। इसके अलावा इनको स्लीप एपनिया भी हो सकता है, गस्टेटिस स्वेटिंग भी हो सकता है। गस्टेटिस स्वेटिंग में क्या होता है कि इनको जो भी एरिया अराउंड द माउथ होता है, तो सर्कम ऑरल एरिया कहते हैं, उसमें स्वेटिंग होता है जब वो खाना खाते हैं, तो सर्कम ऑरल स्वेटिंग ड्यूरिंग ईटिंग। और इसमें कभी कभी मैकेनिज्म जो डिस्टर्बेंस होती है स्वेटिंग के मैकेनिज्म में डिस्टर्बेंस भी हो जाता है। इसके बाद एक कंडीशन होती है गैस्ट्रोपैरेसिस डायबिटिकोरम। इसमें क्या होता है, पेशेंट को खाना खाने के बाद एब्डोमिनल फुलनेस होता है, वॉमिटिंग हो सकता है पेशेंट को, साथ में बिलियरी डिस्काइनेसिया भी हो सकता है। ये सब किस में आता है, गैस्ट्रोपैरेसिस डायबिटिकोरम में। इसके बाद इनको नॉक्टर्नल या पोस्ट ब्रांडियल, यानी रात को या फिर खाना खाने के बाद इनको डायरिया होता है, नॉक्टर्नल या फिर पोस्ट ब्रांडियल डायरिया। इसके बाद इनको एनहाइड्रोसिस भी होता है, जिसमें लॉस ऑफ स्वेटिंग का होता है इसमें, जिसे कहते हैं एनहाइड्रोसिस। इसके बाद इनको इंपोर्टेंस, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कहते हैं, इंपोर्टेंस हो जाता है इनमें, लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, या फिर टेस्टिस की सेंसेशन भी लॉस हो सकती है, एब्सेंस ऑफ टेस्टिकुलर सेंसेशन। इसके बाद इनको इजैकुलेशन जो होता है वो रेट्रोग्रेड हो सकता है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है। इसके बाद हेजिटेंसी या फिर प्रेसिपिटेंसी हो जाता है, यूरिनेशन करने में इनको प्रॉब्लम होती है। इसके बाद इनको चारकोड ज्वाइन हो सकता है, कोल्ड फीट हो सकता है। कोल्ड फीट होता है क्योंकि इसका लॉस ऑफ वोजोमेटर रिस्पॉन्स की वजह से इनको फीट जो होता है कोल्ड हो जाता है। इसके बाद इनके पास होता है सूडो अर्जाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, ये याद रखना, सूडो अर्जाइल रॉबर्टसन प्यूपिल भी इनको हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ हमने याद रखी कि डायबिटिक मेलाइटिस नेवर इफेक्ट्स द ब्रेन, ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करती डायबिटीज मेलाइटिस। इसके बाद डीप सीटेड लैंसिलेटिंग पेन जो लोअर लिम्स में होती है, इन पेशेंट में डीप पेन लैंसिलेटिक पेन लोअर लिम्स में होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से, उसे कहते हैं हम डायबिटिक सूडोटेबिस, डायबिटिक सूडोटेबिस। अब देखते हैं कॉमन कॉजेज जो पोस्टल और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के होते हैं। कॉमनली जो होता है वो फ्लूइड डिप्लीशन की वजह से होता है, यानी कि बॉडी में फ्लूइड का लॉस की वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके बाद ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी जो भी पढ़ा हमने, उसकी वजह से भी हो सकता है पोस्टल हाइपोटेंशन। इसका ड्रग्स भी कर सकते हैं पोस्टल हाइपोटेंशन, जैसे वेजोडाइलेटर्स होता है और साथ में डायूरेटिक्स होते हैं, ये सब कर सकते हैं। वेजोडाइलेटर में प्रेजोसिन और डायूरेटिक्स हमारे पास लैसिक्स वगैरह है। इसके अलावा इडियोपैथी, जहाँ कारण ही नहीं पता चलता कि क्यों इसका ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रहा है, तो इडियोपैथिक भी हो सकता है। अब देखते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि इंपोर्टेंस के कॉजेज क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन कौन से हैं। एक तो है साइकोलॉजिकल का याद रखना। इसके बाद डायबिटीज में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, डायबिटीज में बिकॉज होता है क्यों, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से। इसके बाद इथ्रोस्क्लेरोसिस जो वास्कुलर कॉज है, इथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हमारे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके बाद पिट्यूटरी और टेस्टिकुलर फेलियर की वजह से भी इंपोर्टेंस हो सकता है, दीज आर दी एंडोक्राइनोपैथी। इसके बाद ड्रग्स कर सकते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए हमारे पास, और एंटी डिप्रेसेंट्स भी कर सकते हैं, दीज आर दी ड्रग इंड्यूस्ड कॉजेज ऑफ इंपोर्टेंस। इसके बाद मिसलिनियस कॉजेज में जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया, और किसी का अगर प्रोस्टेट रिमूव करा, प्रोस्टेटेक्टमी, या फिर सबस्टेंस अब्यूज, दीज आर दी अदर कॉजेज जो इंपोर्टेंस करते हैं। अब देखते हैं अदर कॉजेज क्या क्या होते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के, अदर देन डायबिटीज के अलावा कौन कौन से कॉजेज होते हैं इसमें ऑटोनोमिक न्यूरोपैथीज होती हैं। इसमें कॉमन कॉज रहता है हमारा गुल्डन-बेरी सिंड्रोम, शॉर्ट में इसको जीबी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है पोरफायरिया, एमाइलोइडोसिस, यूरीमिया, पेरोनियल मस्कुलर एट्रोफी। इसके बाद एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं शाई ड्रैगर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, उसे कहते हैं हम शाई ड्रैगर सिंड्रोम। इसके बाद एक कंडीशन होता है जिसे कहते हैं हम रिले डे सिंड्रोम, इसमें फेमिलियल डिसऑटोनोमिया होता है, रिले डे सिंड्रोम। इसके बाद हमारा एक कंडीशन एक्वायर्ड अम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में एड्स भी कहते हैं, इसमें भी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होता है।
अब देखते हैं कि कोमा के क्या क्या कॉजेज होते हैं डायबिटिक पेशेंट कोमा में क्यों जा सकता है। सबसे पहले हाइपोग्लाइसिया ग्लाइसीमिया की वजह से जो कॉमनेस्ट कॉज है कोमा का इन डायबिटीज हाइपोग्लाइसीमिया। इसके बाद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी कोमा में जा सकता है। इसके बाद हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक कोमा। इसके बाद लैक्टिक एसिडोसिस में भी पेशेंट कोमा में जा सकता है। अदर कॉजेज ऑफ कोमा के जिसमें मे और मे नॉट भी एसोसिएटेड विद डायबिटीज के साथ उसका एसोसिएशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसमें कॉजेज रहता है हमारे पास सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं सीवीए। इसके बाद रीनल फेलियर हो सकता है। इसके बाद हिपैटिक कोमा हो सकता है और लास्टली ड्रग की वजह से भी पेशेंट कोमा में जा सकता है डायबिटीज़ का। इन सभी केसेस में जो कोमा होता है उसमें कीटोन बॉडीज नहीं बनती है, सिर्फ एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऐसा कंडीशन जिसमें कीटोन बॉडी बनती है। तो ये कुछ कॉजेज थे जो कोमा में डायबिटिक में कोमा के कॉजेज। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में किडनी में कौन कौन से लीजन्स होते हैं रीनल लीजन्स इन डायबिटीज में देखते हैं। इसमें सबसे पहले कॉमनेस्ट लीजन होता है इसमें डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ग्लोमेरुलस का स्क्लेरोसिस होता है डिफ्यूजली, जैसे कॉमनेस्ट लीजन होता है जो डायबिटीज में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस भी होता है, नोडुलर होता है इसमें एक डिफ्यूज नहीं होता। ये एक एरिया किडनी का इन्वॉल्व हो जाता है जिसे कहते हैं नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इसे हम किमल-स्टील विल्सन लीजन भी कहते हैं, किमल-स्टील विल्सन लीजन। इसके अलावा होता है आर्टीरियोनेफ्रोस्क्लेरोसिस, क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, पेरिनेफ्रिक एब्सेस, पेपिलरी नेक्रोसिस। तो ये सारे लीजन्स देखने को मिलते हैं किडनी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी में। इसके बाद ट्यूबुलर लीजन्स भी होते हैं जैसे फिब्रिन कैप हो गया, कैप्सुलर ड्रॉप हो गया और कभी कभी ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स में। तो ये सारे लीजन होते हैं। अब देखते हैं कि इवेंट्स कैसे होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है ग्लोमेरुलर हाइपरपरफ्यूजन एंड रीनल हाइपरट्रॉफी होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जीएफआर बढ़ जाता है विद इन 1 ईयर। तो पहले साल में क्या होता है कि जीएफआर बढ़ जाएगा, उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज आएगा ग्लोमेरुलस में और मेसेंजियम में विद इन 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स में क्या होगा स्ट्रक्चरल चेंज आएगा ग्लोमेरुलस में और मेसेंजियम में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा विद इन आफ्टर 1 ईयर। उसके बाद एट 5 to 10 ईयर ऑफ एज क्या होता है सम पेशेंट को माइक्रो एल्बुमिन यूरिया होना शुरू हो जाता है एट 5 to 10 ईयर। उसके बाद क्या होता है कि क्लिनिकल नेफ्रोपैथी विद ओवर्ड प्रोटीन यूरिया होना शुरू हो जाता है और 18 to 20 ईयर्स में ओवर्ड प्रोटीन यूरिया होना शुरू हो जाता है। उसके बाद पेशेंट एंड स्टेज रीनल डिजीज में पहुंच जाता है विद इन 22 to 25 ईयर्स के बाद। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या रहेगा विद इन 1 ईयर रीनल ग्लोमेरुलर हाइपरप्रोफिशन और रीनल हाइपरट्रॉफी हो गया, जीएफआर बढ़ गया विद इन 1 ईयर। उसके बाद स्ट्रक्चरल डैमेज ग्लोमेरुलस में और मेसेंजियम में, जिसके बाद जीएफआर नॉर्मल आ जाएगा विद इन 5 ईयर्स। एट 5 to 10 ईयर्स में क्या होगा माइक्रो एल्बुमिन यूरिया होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ओवर्ड प्रोटीन यूरिया हो जाएगा एट 18 to 20 ईयर्स। लास्टली एट 20 to 25 ईयर्स में एंड स्टेज रीनल डिजीज में पेशेंट पहुंच जाएगा। डायबिटीज मेलाइटिस में ना रिकरेंट यूटीआई बहुत कॉमन है। उसके बाद एस इनिबिटर थेरेपी जैसे टेलमिसार्टन हो गया, अगर हम पेशेंट को देंगे तो उसका जो ऑनसेट होता है नेफ्रोपैथी होने का वो डिले हो जाता है, वो धीरे धीरे होता है अगर हम उसको एस इनिबिटर दे दें। इसके बाद डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जैसे नेफ्रोपैथी जो होती है वो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, छोटी वेसल्स इन्वॉल्व होती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में और इसमें सारे लीजन्स होते हैं किडनी में जो हमने अभी बताए। और जो हमने भी डिफ्यूज ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस दोनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं किमलस्टीन विल्सन सिंड्रोम। अब देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं जब किडनी इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले एडिमा होगा, इसके बाद आंखों में सूजन आता है एडिमा में, उसके बाद बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। साथ में स्टार्ट हो जाता है किमलस्टीन विल्सन सिंड्रोम जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है पेशेंट को किमलस्टीन विल्सन सिंड्रोम में। इसके बाद क्रोनिक रीनल फेलियर में चला जाता है पेशेंट। उसके बाद यूटीआई यूजुअली रिकरेंट यूटीआई बहुत कॉमन होते हैं इसमें, और एक्यूट रीनल फेलियर जो कि किसकी वजह से होता है एक्यूट पेपिलरी नेक्रोसिस की वजह से। हालांकि ये कंडीशन रेयर है एक्यूट रीनल फेलियर बिकॉज ऑफ एक्यूट पेपिलरी नेक्रोसिस की वजह से।